हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में अपन चर्चा कर रहे थे TIR के बारे में। TIR बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि TIR क्या होता है और उसके बाद अपन ने माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के मध्य रिलेशन भी बना लिया था, जहां पर अपन ने लिखा था कि μm इक्वल टू होता है 1/sin IC। परंतु आज अपन पढ़ने वाले हैं एक शानदार टॉपिक जिसको आपने दैनिक जीवन में भी महसूस किया होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं। मतलब अपन को वो घटनाएं पढ़नी है जहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन काम आता है। और इसमें पहली घटना है मरीचिका। मरीचिका को मृग तृष्णा भी बोलते हैं, मृग मरीचिका भी बोलते हैं, मिराज भी बोलते हैं। ओके जेंटलमैन, तो क्या होती है मरीचिका? देखो, रेगिस्तान में विचरण करने वाले, जहां पर जनरली राजस्थान के अंदर अपन देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और अपन कहीं सड़क पे या कहीं रेतीले टीलों के अंदर या धोरों में चल रहे होते हैं, तो अपन देखते हैं कि अपन को कुछ दूरी पर जलाशय का भ्रम होता है। वास्तव में वहां पर जलाशय होता नहीं है और इस दृष्टि भ्रम को क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। तो जनरली आपसे पूछा जाए 1 नंबर में, राजस्थान बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आता है कि मर्ग मरीचिका का कारण क्या है, तो क्या लिखोगे? मर्ग मरीचिका के बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्यारे बच्चों, क्या है मरीचिका, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सिंपल बात है भाई, ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। और जब रेती, ये पृथ्वी की बात कर रहा हूं और कब की बात कर रहा हूं? गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में जो रेत होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और रेत के गर्म होने के कारण यहां पर जो वायु है वो भी गर्म हो जाती है। और आपको पता है कि अगर कोई माध्यम गर्म हो जाता है तो उसका अपवर्तनांक चेंज हो जाता है, मतलब इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में रेत के निकट की वायु गर्म हो जाती है, जिससे उसका घनत्व है वह अपवर्तनांक कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर वायु की परतें क्या हो जाती है? दूर दूर हो जाती है। जैसे जैसे अपन पृथ्वी से ऊपर जाते जाते हैं वायु की परतें पास पास होती जाती है, अर्थात सघन माध्यम बनता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी बजाय ये जो परतें हैं ये क्या रहेंगी? ठंडी रहेंगी। अब देखो क्या होगा, पौधों के ऊपरी भाग से आने वाली वायु सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, तो ये प्रकाश किरण पुनः इसी माध्यम में लौट जाएगी। यहां पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको ये प्रकाश किरण यहां से आती हुई नजर आएगी, अर्थात इस व्यक्ति को इस वृक्ष का उल्टा चित्र नजर आएगा। और ऐसे उल्टे चित्र जो होते हैं वो कहां बनते हैं? जलाशय में बनते हैं। इसलिए ये जो दृष्टि भ्रम है, इस दृष्टि भ्रम को क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। ओके जेंटलमैन, क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। अगर आपसे लिखवाया जाए कि मर्ग मरीचिका को विस्तार से समझाइए, तो क्या लिखोगे? अपन ऐसा लिखेंगे कि रेगिस्तान में रेत के निकट की वायु गर्म हो जाती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। ऐसा लिख देंगे, अपवर्तनांक व घनत्व कम हो जाता है। एक ही बात है, उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे जैसे अपन पृथ्वी से ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे वायु की परतें सघन माध्यम का निर्माण करती है, क्योंकि यह इनकी तुलना में क्या होती है? ठंडी होती है। तो क्या लिखेंगे? जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे वायु की परतें सघन माध्यम का निर्माण करती है। पौधे के ऊपरी भाग से आने वाली प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तथा यह प्रेक्षक को नीचे से आती हुई नजर आती है, अर्थात प्रेक्षक को जो है इस पौधे का उल्टा चित्र दिखाई देता है और ऐसे चित्र जलाशय में दिखाई देते हैं। तो इस दृष्टि भ्रम को क्या कहते हैं? मर्ग मरीचिका कहते हैं। तो मैं सामान्य शब्दों में ऐसा कह सकता हूं कि जलाशय होने का दृष्टि भ्रम, वहां पर वास्तव में जलाशय होता नहीं है, जलाशय होने का क्या होता है? दृष्टि भ्रम होता है। और इस दृष्टि भ्रम को क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। ओके जेंटलमैन, समझ गए? चलो सर, एक तो ये था। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हीरे का चमकना, बोले तो TIR के कारण ही ऐसा होता है। आपसे पूछा जाए कि हीरा जो होता है वो चमकता है, इसका कारण क्या है, तो क्या लिखोगे? इसका कारण जो है वो है TIR, बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो नंबर 2 लिखेंगे हीरे का चमकना। और आपको जनरली ये क्वेश्चन सीधा सीधा ही पूछा जाता है बेटा 1 नंबर में कि इसका कारण क्या है। फिर भी अगर आपको थ्योरी लिखनी है थोड़ी बहुत, तो क्या लिखोगे कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है
म्यू ऑफ डायमंड वो जो होता है वो होता है 2.42 के लगभग, और जो इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक कितना होता है 2.42, जबकि इसके लिए क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री के लगभग होता है। तो अपन लिख देंगे कि इसके लिए क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री होता है, अर्थात क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, अल्प होता है, मतलब कम होता है, ऐसा लिख दूं। और इसका जो क्रांतिक वो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और हीरे को इस प्रकार काटा जाता है कि इसकी फलक में प्रवेश करने वाले प्रकाश का बार बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण जो है ये अपन को क्या नजर आता है, चमकता हुआ नजर आता है। तो अपन ऐसा लिख देंगे कि हीरे का अपवर्तनांक अधिक 2.42 तथा इसका क्रांतिक कोण कम, ब्रैकेट में लिख देंगे 24.41 डिग्री होता है। और हीरे को इस प्रकार काटा जाता है कि इसकी फलक में प्रवेश करने वाले, किसी भी फलक से प्रवेश करने वाले प्रकाश का हीरे में बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो मैं ऐसा कह सकता हूं, पॉइंट नंबर 3 क्या था जेंटलमैन, पॉइंट नंबर 3 अपन पढ़ेंगे प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु जिसको बोलते हैं ऑप्टिक फाइबर्स। और बेटा जी बोर्ड का स्टार क्वेश्चन है, बोर्ड का क्या है, स्टार क्वेश्चन। लगभग बोर्ड में पूछा गया कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आज के बाद याद रखना प्रकाशिक तंतु TIR के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अपन लिख देंगे कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके जेंटलमैन, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन कार्य करता है, प्रकाशिक तंतु। आइए समझते हैं प्रकाशिक तंतु की संरचना के बारे में। तो जेंटलमैन ये कांच के बने होते हैं, कांच या क्वार्ट्ज के बने होते हैं, ठीक है। इसमें 2 सतह पाई जाती है बेटा जी। जो अंदर वाली सतह होती है उसको बोलते हैं कोर, और ये जो बाहर वाली सतह होती है इसको बोलते हैं क्लेडिंग। जो क्लेडिंग होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है, जबकि कोर लेयर जो होती है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, अब देखो इस जो क्लेडिंग लेयर है उसको बोलते हैं अधिपटन सतह, बोलते हैं अधिपटन सतह। और ये जो कोर है इसको क्रोड भी बोलते हैं, क्रोड सतह। होता क्या है जेंटलमैन कि यहां से कोई प्रकाश किरण जो प्रवेश करेगी, यहां पर टकराने के बाद इसको इस प्रकार बनाया जाता है कि यहां पर जो भी प्रकाश किरण आपतित होती है उसके लिए आपतन कोण का मान हमेशा ही क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है। और ये प्रकाश किरण देखो सघन माध्यम से, इसका अपवर्तनांक ज्यादा और इसका अपवर्तनांक कम, मतलब सघन से किसमें गई, विरल में, तो टकरा कर वापस इधर आ जाएगी। ओके जेंटलमैन, यहां पर फिर से क्रांतिक कोण का मान अधिक हो जाएगा तो वापस ऐसे आ जाएगी। ऐसे इसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार यहां से बाहर निकल जाएगी। पर आप देख रहे हैं कि इसका TIR हो रहा है, मतलब यहां पर बार बार क्या हो रहा है, TIR। अतः इसकी तीव्रता में जो है, तीव्रता में कोई कमी नहीं होती है। ओके जेंटलमैन, इसलिए अपन लिख देंगे कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि श्रव्य व दृश्य संकेतों को लंबी दूरी तक भेजने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि मनुष्य के आंतरिक अंग जो बोलते हैं ग्रसिका, आमाशय इत्यादि के अध्ययन में भी इनका उपयोग किया जाता है। और नंबर 3 इनका उपयोग सजावटी लैंप के रूप में भी किया जाता है। ओके जेंटलमैन, बस काम की बात यही की है सर, यहाँ से अक्सर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है और आपको यही लिखना होता है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप क्या लिखोगे, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि इसका चित्र समझाइए, तो आप इसके चित्र को समझा सकते हो कि इसमें 2 ये किसके बने होते हैं, कांच या क्वार्ट्ज के बने लंबे तंतु होते हैं, जिनमें जो अंदर वाली सतह होती है उसको बोलते हैं कोर और बाहर वाली को क्या बोलते हैं, क्लेडिंग बोलते हैं। जब कोई प्रकाश किरण कोर से क्लेडिंग में जाती है तो यहां पर इसका क्या हो जाता है, TIR, और बार बार TIR होने के कारण इस तीव्रता में कोई विशेष हानि नहीं होती है और यहां से प्रकाश किरण बाहर निकल जाती है। ओके जेंटलमैन, ये इसकी संरचना समझाती थी कि इसका अपवर्तनांक कम होता है, इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। ओके चलो प्यारे बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं। यहां पर
किससे संबंधित? TIR से संबंधित। ओके, तो जनरली तो आपको सिंपल बात ही याद रखनी है कि मरग मरीचिका, हीरे का चमकना और प्रकाशिक तंतु तीनों किस पर आधारित है? TIR पर आधारित है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब देखो प्यारे बच्चों, अपन एक काम करते हैं, यहां से क्वेश्चन करते हैं सर। राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन है, पर उससे पहले आपको दो चीज मेरे साथ MTR करनी है। MTR का मतलब मुझको तुझको रटना है। क्या रटना है? कि μm इक्वल टू होता है 1/sin IC। ओके जेंटलमैन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि म्यू ऑफ डेंसर विद द रिस्पेक्ट ऑफ रेयर इक्वल टू 1/sin IC। ये बात भी सही है, क्योंकि देखो जेंटलमैन, ये सूत्र बना कैसे था? आपने इससे पहले ये डेरिवेशन किया था। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो देख लो एक बार इस डेरिवेशन को, जहां पर वाटर का मतलब क्या है? सघन माध्यम। सघन बोले तो डेंसर मीडियम, और एयर का मतलब क्या है? विरल माध्यम। विरल बोले तो रेयर मीडियम। ओके जेंटलमैन, अब देखो मैंने यही लिखा है, तो इसका मतलब मैं इस सूत्र को कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ रेयर मीडियम, अर्थात W की जगह पर क्या लिख दूं? डेंसर मीडियम बोले तो सघन माध्यम। सघन माध्यम कौन होगा? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और एयर का मतलब रेयर मीडियम, अर्थात जिसका अपवर्तनांक कम होगा। ओके जेंटलमैन, करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो सर, पहले तो डायरेक्ट याद रख लेना। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसके साथ दो बातें याद करो आप, कि साइन इनवर्स 0.41 जो होता है उसका मान होता है 24 × 1 डिग्री। ओके जेंटलमैन, एक बार याद कर लो। अगर आप राजस्थान बोर्ड के बच्चे हो तो डायरेक्ट इनको याद कर लेना जेंटलमैन। और साइन इनवर्स 0.88 जो वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 63 डिग्री के लगभग। ओके जेंटलमैन, ये दो मान आपको एक बार क्या करने हैं सर? याद करने हैं, बोले तो MTR करने हैं। मैंने तो कर लिया याद, आप और याद कर लो कि साइन इनवर्स 0.41 की जो वैल्यू होती है वो होती है 24.41 डिग्री, और साइन इनवर्स 0.88 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 63 डिग्री। ओके जेंटलमैन, करते हैं क्वेश्चन कि हीरे का अपवर्तनांक, वैसे तो डायरेक्ट याद रख लेना, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, क्योंकि अपवर्तनांक का मात्रक तो होता नहीं है बेटा, है। तो क्रांतिक कोण क्या होगा? आपको क्या बताना है? क्रांतिक कोण के बारे में बताना है कि क्रांतिक कोण क्या होगा। तो आप जानते हो, तो ऐसा लिख दूं कि म्यू ऑफ हीरा बोले तो डायमंड, तो ऐसा लिख दूं सर डेंसर मीडियम या डायमंड हो गया, इक्वल टू 1/sin IC। क्योंकि आपके पास एक ही मीडियम है तो अपन यही फॉर्मूला काम में ले लेते हैं। तो म्यू डी इक्वल टू 1/sin इनवर्स, sin IC। पुट वैल्यू इन द इक्वेशन 2.42 इक्वल टू 1/sin IC। एम आई राइट सर? तो मैं इसको ऐसा लिख दूं कि sin IC इक्वल टू 1/2.42, और यहां से मैं ऐसा लिख दूं कि IC की वैल्यू बताओ तो ऐसा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2.42, और इसमें जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा साइन इनवर्स IC इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा? लिख दूं 100 ये, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.4 यहाँ पर हो जाएगा 1000, और 1000 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा 0. और साइन इनवर्स 0.41 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है सर? 24.41 डिग्री। ओके जेंटलमैन, ये क्वेश्चन वैसे आप डायरेक्ट भी याद रख लेते कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है और क्रांतिक कोण कितना होता है, तो कितना होता है 24.41 डिग्री। अगर आप राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं सर ये दो वैल्यू याद कर लेना, क्योंकि आपके दो न्यूमेरिकल है और दोनों न्यूमेरिकल में ये वैल्यू काम आएगी। ओके जेंटलमैन, चले आगे। तो ये हो गया क्वेश्चन कि हीरे का अपवर्तनांक कितना था और आपको बताना क्या था? क्रांतिक कोण। ओके, मिटा दो, ये लो, इसको मैंने मिटा दिया, ये लो मिटा दिया, मिटा दिया रे, मिटा दिया। चलो प्यारे बच्चों, फिर से कहता है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाशिक तंतु, और प्रकाशिक तंतु जो होता है उसकी कोर लेयर,
मतलब उसकी जो कोर है, म्यू ऑफ कोर, उसका जो मान है वो है 1.47 और उसकी जो क्लेडिंग है उसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है 1.33। ये आपको दिया है बेटा क्वेश्चन के अंदर, आप पढ़ लेना कि प्रकाशिक तंतु की कोर लेयर का अपवर्तनांक कितना है। और वैसे भी आपको पता है, अगर नहीं भी दिया तो भी कोर किसको मानना है जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है और क्लेडिंग किसको मानना है जिसका अपवर्तनांक कम है, अपने पढ़ चुके, ठीक है। और आपसे वही पूछा है कि आपतन कोण क्या होना चाहिए, मतलब आपतन कोण का मान कितने डिग्री कोण से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो चलो देखते हैं सर। यहां पर आपके पास दो अपवर्तनांक है, क्वेश्चन तो प्रकाशिक तंतु का है, मतलब आप समझ गए किससे संबंधित है, TIR से संबंधित है। तो मैं ऐसा लिख दूं कि म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ रेयर मीडियम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 sin IC। पर देखो ये कह रहा था कि आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए कि जिससे TIR हो जाए। क्वेश्चन क्या है तो समझ गए क्या, फिर से समझते हैं सर क्वेश्चन को कि प्रकाशिक तंतु है जिसकी कोर लेयर का अपवर्तनांक कितना है और क्लेडिंग लेयर का अपवर्तनांक कितना है। आपको आपतन कोण का मान बताना है जिसके लिए क्या हो जाए, TIR हो जाए, मतलब आपतन कोण कितना रखा जाए कि TIR हो जाए। ओके, तो देखो अपन एक काम करते हैं, यहां से ऐसा लिख दे कि I का मान हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए, IC से ज्यादा हो जाए, ज्यादा होना चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आपके पास IC का मान है, नहीं है तो अपन कैलकुलेट करते हैं सर, ये अपनी हेल्प कर सकता है क्योंकि अपन को पता है म्यू ऑफ डेंसर विद द रिस्पेक्ट ऑफ रेयर। अरे सर जो सघन माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, रेयर के सापेक्ष। इस सूत्र को ऐसे बदल दिया था ना अपन ने, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 sin IC। ओके, इसको आपको लिखना आता है सर। आपके पास दोनों अपवर्तनांक है, देखो म्यू ऑफ कोर, कोर का मतलब ये कैसा मीडियम हो गया डेंसर, और क्लेडिंग कैसा मीडियम हो गया रेयर, इसकी तुलना में तो रेयर हो गया, तो इसको आपको तोड़कर लिखना आता है सर। आपने सीखा था कभी स्नेल का नियम, याद कीजिए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं म्यू T अपॉन म्यू R लिख सकता हूं बेटा जी। अरे सर याद कीजिए सर, कभी आपको लिखना सिखाया था, अगर आपके पास ऐसा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना सर। तो यहां पर डेंसर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 sin IC। ओके, अब देखो अपन क्या करेंगे, म्यू ऑफ डेंसर की जगह पे म्यू ऑफ डेंसर का मान लगा देंगे, कितना है 1.47 और ये कितना है 1.33 इक्वल टू 1 sin IC। ओके, आगे अपन sin IC की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा sin IC इंटू 1.47 इक्वल टू 1.33। समझ में आ गई क्या बात बेटा, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। और sin IC जो है वो कितना हो जाएगा 1.33 अपॉन 1.47, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो जो sin IC है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 133, ठीक है, ये आ जाएगी ना। अगर मैं आपसे IC का मान पूछूं तो ये हो जाएगा sin इनवर्स, और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देख लेना सर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट, ये ऐसा लिखूंगा एक बार पहले, इस साइन को इधर भेजूंगा तो ये इनवर्स में आ जाएगा और यहां पर लिखा जाएगा 133,147। ओके, समझ में आ गई क्या बात बेटा। अब देखो IC जो है उसका मान कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स और ये आ जाएगा 0.88 के लगभग। इसको डिवाइड करेंगे तो जो IC है उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 63। अतः I इज ग्रेटर देन IC और वैल्यू लगा देंगे तो I इज ग्रेटर देन 63 डिग्री, अर्थात आपतन कोण का मान जो है वो 63 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो आज आपने क्या पढ़ लिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं। दोस्तों ये अपन पढ़ रहे थे TIR, मेहनत करते रहिए। आपको पता है कि इस लॉकडाउन के दौर में भी मैं आपका दोस्त सुरेंद्र पारिक आपके सामने हाजिर होता हूं हमेशा एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।